नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे थे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम और हमने बात की थी पिछली बार कि किस तरह से मेंडल ने जो है अपना काम किया था, संकरण की क्या तकनीक अपनाई थी। उसने अपनाया था कि जो अपना पौधा होता है मटर का, उसके जो फ्लावर्स होते हैं, उनके जो फूल होते हैं, उस पे उसने विपुंसन की क्रिया की, यानी कि वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले ही उसने क्या किया, पराग जो कोश थे उनको काट करके और अलग कर दिया, परागणों को, है ना, उस पर जाने नहीं दिया। और साथ में ही उसने कृत्रिम परागण करा के उस पर थैलियाँ बांध दी। फिर उसने क्या किया, उसने एक लक्षण लेकर के और फिर प्रयोग किया। जो लक्षण लिया था वो क्या था, उसने लंबापन बौनापन लिया था। और फिर द्विसंकर अनुपात कराया, द्विसंकर जो है संकरण कराया। द्विसंकर संकरण में क्या किया था उसने दो जो है लक्षण ले लिए थे, यानी कि बीज का जो है वो शेप और बीज का कलर, ये दो चीज़ें ली थी, है ना, येलो और राउंड। इस तरह से उसने जो है संकरण कराया और फिर प्राप्त किया कि जब हम द्विसंकर जो है लेते हैं, यानी दो गुण जब लेते हैं, तब क्या अनुपात आता है F2PD में 9:3:1 का अनुपात आता है। जबकि एक संकर में क्या होता है, लक्षण अनुपात 3:1 होता है और जीनी अनुपात होता है 1:2:1 होता है। इसके बारे में हमने पूरी बात की थी और साथ में दिए थे दो प्रश्न। आशा है आप लोगों ने उसके आंसर लिख लिए होंगे। तो जल्दी से वो कॉपी लाइए जिसमें आप ये काम कर रहे हैं, है ना, और अपन जांच करते हैं कि हमने जो प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं वो सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। तो पहला प्रश्न था द्विसंकर लक्षण अनुपात बताइए। तो द्विसंकर लक्षण अनुपात आपको पता है 9:3:3:1 होता है ना। और स्वपरागण रोकने के लिए मेंडल ने किस प्रक्रिया का प्रयोग किया, तो विपुंसन प्रक्रिया का प्रयोग किया कि मेंडल ने पुष्प की कली खोल करके वर्तिकाग्र को परिपक्व होने से पहले ही उसने उसके पुंग केसर क्या कर दिए, हटा दिए थे। और आज हम बात करेंगे मेंडल के वंशानुगति के नियमों की, ठीक है। जो मेंडल ने नियम दिए थे उनके बारे में आज हम बात करेंगे। अब बेसिकली क्या था कि ये कार्य किसने किया था, मेंडल ने किया था। लेकिन वो जो तीन वैज्ञानिक थे उन्होंने जब दोबारा ये कार्य किया तो उन्होंने देखा मेंडल ऑलरेडी ये काम कर चुका है, तो उन्होंने ही ये सारे के सारे जो है इनको मान्यता दिलवाई। तो आज हम बात करेंगे वंशागति के नियमों की, ठीक है, मेंडल के वंशागति के नियम। तो उन्होंने 3 नियम जो है वो दिए थे, प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम भी कहते हैं इसको, और तीसरा उन्होंने दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। तो एक एक करके हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। इसके बारे में हमने एक संकर अनुपात पढ़ा था तब भी हमने बात की थी कि जब लक्षण लेकर के जो पेरेंटल पौधे हैं उनका संकर कराया जाता है, तो जो F1 पीढ़ी होती है, यानी जो पहली पीढ़ी होती है, उसमें वही लक्षण दिखाई देते हैं जो कि प्रभावी होते हैं, है ना। इसको मैंने इस तरह से भी बताया था कि जब दो पहलवानों में लड़ाई होती है तो जीतता कौन है, जो ज़्यादा प्रभावी होता है वो जीत जाता है। तो उसी तरह से पहली पीढ़ी में क्या होता है, जी हाँ, पहली पीढ़ी में वो लक्षण दिखाई देता है जो कि प्रभावी होता है। तो यहाँ पर उसने क्या काम किया था, उसने यहाँ पर काम लिया, इसने लिया था लंबा पौधा और बौना पौधा, और इन दोनों में जब संकरण कराया तो जो पहली पीढ़ी प्राप्त हुई उसमें दिखने में कैसे थे सारे पौधे कैसे थे, लंबे थे, है ना। तो लंबे पौधे जो है वो प्राप्त हुए F1 पीढ़ी में। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लंबापन जो है वो बौनेपन पर प्रभावी होता है, और इसी को क्या कहा गया, इसी को ही प्रभाविता का नियम कहा गया, ठीक है। इसी को क्या कहा गया, प्रभाविता का नियम कहा गया। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण नियम है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे जो शरीर होते हैं उनमें मंदबुद्धि, मधुमेह और वर्णांधता, इनके जो आनुवांशिक रोग हैं, इनके जीन्स जो हैं वो होते हैं, वो लेकिन कैसे होते हैं, अप्रभावी होते हैं, इसीलिए जो है ये प्रकट नहीं हो पाते हैं, है ना। फलस्वरूप कैसा होता है, मनुष्य सामान्य होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस प्रभाविता की
नियम के कारण ही ये बात पता चली कि वो जीन्स जो हैं क्यों नहीं प्रभावी हो पाते, क्योंकि वो अप्रभावी जीन्स हैं। दूसरा नियम जो है उन्होंने दिया युग्मकों की शुद्धता का नियम अथवा विसंयोजन का नियम। अब उन्होंने क्या किया कि उनको मालूम था कि एक संकरण उन्होंने जब किया तो उसके आधार पर ही, उसके जो परिणाम निकले उसके आधार पर उन्होंने युग्मकों की शुद्धता का जो नियम है वो बनाया। उन्होंने कैसे बनाया कि एक संकरण के प्रयोग में F1 पीढ़ी में एक समान संकर लंबे वाले पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक बार हम इसको और दोहरा लेते हैं कि इस तरह से टी को उन्होंने बौनेपन से, है ना, ये टॉल था और ये जो था ड्राफ्ट था। ठीक है, और इसके युग्मक बने तो ये पेरेंटल है ना, और ये युग्मक बन गए। और यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, ये जो पौधे थे, ये जो प्राप्त हुए, ये कैसे थे, ये कौन सी पीढ़ी थी, ये F1 पीढ़ी थी। और ये सभी दिखने में कैसे थे, सभी दिखने में कैसे थे, लंबे थे। लेकिन ये क्या शुद्ध लंबे थे? नहीं ना। ये कैसे लंबे थे? ये सब क्या थे, संकर लंबे पौधे थे। ये सभी कैसे थे, संकर लंबे पौधे थे। ठीक है, जबकि F2 पीढ़ी में स्वनिषेचन के पश्चात जनक पौधों के समान लंबे व बौने पौधे प्राप्त हुए। यानी कि अब इनको जब इनको वापस से बोया गया, इसको अगर अपन एक सामान्य भाषा में कहें तो बोया गया, है ना। स्वनिषेचन कराने का मतलब हो गया कि इनको बोया गया। तो जो दूसरी पीढ़ी प्राप्त हुई, F2 पीढ़ी प्राप्त हुई, उसमें जो ये पेरेंट्स लिए थे हमने, जो पेरेंट्स थे यानी टॉल भी थे और ड्रॉफ भी थे, बोने भी थे, है ना, दोनों तरह के पेरेंट्स थे। तो जो F2 पीढ़ी होगी उसमें ये जो ड्राफ्ट वाला है, यानी कि ये जो अप्रभावी है, ये भी क्या करता है, अपना प्रभाव दिखाता है ना। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो F1 पीढ़ी के लंबे और बौनेपन का जो कारक एक साथ था, है ना, यहाँ पर ये देखो ये सब कैसे हुए, यहाँ पर ये F2 पीढ़ी में लंबे भी हुए और बौने भी हुए। तो इसका ये मतलब है कि जो F1 में लंबे व बौनेपन का कारक था, यानी यहाँ पर ये मैंने बताया ना, ये लंबेपन का कारक है और ये बौनेपन का कारक है। इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होते, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, है ना। यानी कि एक दूसरे पर प्रभाव इनका नहीं पड़ता है। ये कारक F2 पीढ़ी में एक दूसरे से पृथक होते हुए, अलग होते हुए 75% लंबे और 25% बौने पौधे बनाते हैं। इस प्रकार युग्मक अपनी शुद्धता बनाए रखते हैं। तो इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही शुद्धता का नियम कहा जाता है। यानी कि युग्मक निर्माण के टाइम दोनों युग्म विकल्पी यानी टी और बड़ा टी और छोटा टी, है ना, एक दूसरे से विसंयोजित होकर अलग अलग युग्मों में पहुंच जाते हैं, है ना। और F2 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण बौनापन भी प्रकट हो जाता है। तो ये देखिए अलग अलग हो जाते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए जो F2 पीढ़ी है उसमें ये बौनेपन का लक्षण भी जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार युग्मकों में प्रभावी तथा अप्रभावी कारकों का विसंयोजन या पृथक होना विसंयोजन का नियम कहलाता है। तो जब हम विसंयोजन के महत्व की बात करते हैं तो जीन संकल्पना की जो है ये पुष्टि करता है। यानी जीन्स जो है वो उनके बारे में बात करते हैं कि जो जीन्स हैं वो ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को लेकर के जाते हैं। एक बात ये बताई, फिर दो युग्म विकल्पी होते हैं जो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर नियंत्रण करते हैं, और जीन के युग्म विकल्पी जो है एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे को सम्मिश्रित नहीं करते, एक दूसरे से अलग होते हैं। एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से अलग ही होते हैं। और इस दौरान युग्मक निर्माण के जो दौरान युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक पृथक होकर के अलग अलग युग्मकों में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब ये टी और टी समान है, साथ चल रहे हैं, ये युग्मक बने। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बना इसमें ये दोनों साथ हैं,
यानी लंबापन भी साथ है और बोनापन भी साथ है, लेकिन जब ये युग्म बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे, तो ये कैसे अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, यही बात यहाँ पर बताई हुई है। तीसरा नियम जो उन्होंने दिया वो दिया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये नियम जो है द्विसंकर और उच्च स्तर के संकरणों पर, है ना, बहुसंकर, या मतलब उन्होंने बहुत सारे जब गुण लिए या लक्षण लिए तब, या फिर जैसे हमने जो पढ़ा दो द्विसंकर, है ना, यानी दो लक्षण पे जब बात की, तो उन पर ये लागू होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। एक संकर संकरण पर ये लागू नहीं होता, ये बड़ी बात है। यानी जब हम एक संकर संकरण की बात करेंगे तो केवल दो ही नियम जो है उस पर लागू होते हैं, तीसरा ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम नहीं लागू होता। ये होता है जब दो लक्षण लिए या दो से ज़्यादा लक्षण लिए हैं, तब ये जो है प्रभावी होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षण जो हैं उनके मध्य जब संकरण कराया जाता है तब ये वाला जो नियम है तब लागू होता है। F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण, F1 पीढ़ी में तो वही जैसे सभी में अपन ने अभी तक करते आए हैं कि F1 पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण ही प्रभाव अपना दिखाता है। परंतु जब उनसे प्राप्त बीजों को उगाया जाता है तब क्या होता है, तब जो अप्रभावी होता है वो भी स्वतंत्र रूप से स्वयं को जो है बताता है ना, स्वतंत्र रूप से संतति में प्रकट होते हैं दूसरे से प्रभावित हुए बिना। ठीक है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की उपस्थिति से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होती है। इसी को क्या कहा गया, स्वतंत्र अपव्यूहन का जो है नियम कहा गया। इस नियम के अनुसार युग्म विकल्पी के प्रत्येक युग्म के सदस्य न केवल पृथक होते हैं, विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। यहाँ पर आप देखिए युग्म विकल्पी जो गैमीट्स बने हैं, है ना, वो स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, अर्थात एक से अधिक विपर्यासी लक्षणों के जीन एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से लक्षणों को लेकर के जाते हैं। जैसे कि मेंडल ने पीले व गोल बीज वाले पौधे का हरे व झुर्रीदार बीज वाले पौधे से संकरण करवाया था, तो उसने ये पाया कि F1 पीढ़ी में कैसे थे, सारे पीले व गोल बीज थे सारे, क्योंकि प्रभावी था, है ना, ये पीला व गोल बीज जो है ये प्रभावी था, इसीलिए प्रथम पीढ़ी में तो इसने अपना प्रभाव दिखाया। F1 पीढ़ी में पौधों में स्वपरागण के बाद 4 प्रकार के जो है वो पौधे प्राप्त हुए, कैसे 9:3:3:1। ठीक है, ये पौधे प्राप्त हुए पीले व गोल बीज वाले, पीले व झुर्रीदार बीज वाले, हरे व गोल बीज वाले व हरे व झुर्रीदार बीज वाले। जो F1 पीढ़ी से जो प्राप्त हुए थे उनको जब इन्होंने वापस उगाया, स्वपरागण करवाया, जब उसके बाद जो F2 पीढ़ी आई उसके अंदर ये कैसे थे, 4 तरह के मिले, है ना। तो प्रयोग से ये स्पष्ट हो गया कि पीले व गोल बीज एवं हरे व झुर्रीदार बीज वाले पौधों के पैतृक संयोग के अलावा 2 नए तरह के बने। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कैसे उसने संयोग कराया था, उसने पीले व गोल बीज का और किसका, हरे व झुर्रीदार बीज का, तो ये तो 2 बने, लेकिन इसके साथ साथ ये 2 और बने। ठीक है, पीले और झुर्रीदार, ये जो झुर्रीदार था, पीला यहाँ से आया, झुर्रीदार यहाँ से आया, इसी तरह से हरा यहाँ से आया और गोल यहाँ से आया, 2 तरह के और बन गए, है ना। तो नए संयोग पीले व झुर्रीदार और हरे व गोल बीज वाले पौधे भी प्राप्त होते हैं, अर्थात ये कारक या युग्म विकल्पी एक दूसरे को प्रभावित किए बिना युग्मकों के निर्माण में स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं। यानी वो जो झुर्रीदार था वो झुर्रीदार दिखा, अलग से दिखा, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वो बिल्कुल ही दब गया, उसने अपना प्रभाव दिखाया। इसी तरह से जो हरा था उसने भी अपना प्रभाव दिखाया, पीले ने अपना प्रभाव दिखाया और गोल ने अपना प्रभाव दिखाया। तो सभी ने जो सारे जो कारक थे वो उन्होंने अपना प्रभाव जो है अलग अलग दिखाया, ना कि वो मिक्स हो गए, है ना।
तो इसी को मेंडल ने क्या कहा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बोला। यानी ये राउंड एंड येलो और रिंकल्ड और ग्रीन जब संयोग किया तो उसके बाद रिंकल्ड और येलो भी प्राप्त हुए, राउंड और ग्रीन भी प्राप्त हुए। इन दोनों ने संयोग करके ये भी एक्स्ट्रा जो है वो बनाए। ठीक है, अब जल्दी से हम प्रश्न करेंगे। मेंडल ने वंशागति के कौन से नियम दिए, तो आपको नियमों के नाम लिखने हैं। फिर मनुष्य में किन्हीं 2 आनुवंशिक रोगों के नाम बताइए जिनके जीन अप्रभावी होते हैं। तो जल्दी से अपने कॉपी पेन उठा करके इनके आंसर्स लिखिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।